मुद्रा आपूर्ति को कम करने के लिए जो आरबीआई है वो 7 नियंत्रण के उपकरणों का इस्तेमाल करता है। यानी कि जब मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करना है तो क्या करता है आरबीआई 2 तरह के उपकरणों का इस्तेमाल करता है। पहला उपकरण है मात्रात्मक उपकरण, दूसरा है गुणात्मक उपकरण। अब देखिए मात्रात्मक उपकरण में सबसे पहले आता है बैंक दर। ये बैंक दर क्या होता है देखिए, इससे पहले आप बैंक दर को समझने से पहले एक छोटी सी स्टोरी समझिए। मान लीजिए जनता, यानी कि जनता ये है, जनता को लोन की आवश्यकता है तो जनता लोन लेने कहाँ जाएगी, जनता लोन लेने जाएगी वाणिज्यिक बैंकों के पास। जब वाणिज्यिक बैंकों के पास जनता लोन लेने जाएगी तो जब वाणिज्यिक बैंक जनता को लोन देंगे तो उस पर क्या लगा देंगे, ब्याज लगा देंगे। ऐसे ही जब वाणिज्यिक बैंकों को लोन की जरूरत होती है तो वो आरबीआई के पास जाते हैं, यानी कि केंद्रीय बैंक के पास जाते हैं। और जब केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को लोन देता है तो उस पर क्या कर देता है, वह भी ब्याज लगा देता है। मान लीजिए जो केंद्रीय बैंक है वाणिज्यिक बैंक को लंबे समय के लिए लोन दे रहा है तो उस पर वो क्या लगाता है, बैंक दर लगाता है। बैंक दर का मतलब क्या है, जब वाणिज्यिक बैंक को केंद्रीय बैंक लंबे अवधि के लिए लोन देता है और उस पर जो दर लगाता है ब्याज की, उसे ही बोलते हैं बैंक दर। और मान लीजिए अब वाणिज्यिक बैंकों को कम समय के लिए लोन की आवश्यकता है तो जब वो कम समय के लिए लोन लेता है वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से तो आरबीआई क्या करता है, उसके ऊपर रेपो दर लगाता है। रेपो दर का मतलब क्या है, जब वाणिज्यिक बैंक अल्पकालीन समय के लिए आरबीआई से पैसे उधार लेते हैं और जो आरबीआई ब्याज दर लगाता है वाणिज्यिक बैंकों के ऊपर अल्पकालीन लोन के लिए, उसे बोलते हैं रेपो दर। अब मान लीजिए मुद्रा पूर्ति को कम करना है तो आरबीआई क्या करेगा, बैंक दर को बढ़ा देगा, बैंक दर को भी बढ़ा देगा, रेपो दर को भी बढ़ा देगा। तो इससे क्या होगा, जब बैंक दर और रेपो दर बढ़ जाएगी तो क्या होगा, जो वाणिज्यिक बैंक है उसको लोन महंगा पड़ेगा। यानी कि जब वो वाणिज्यिक बैंक से लोन लेना जाएगा तो क्या होगा, उसको वाणिज्यिक बैंक से लोन महंगा पड़ेगा। यानी कि जब वाणिज्यिक बैंक को ही लोन महंगा मिल रहा है तो जब जनता को पैसा देगा तो उससे क्या होगा, जनता को भी लोन क्या पड़ेगा, वो महंगा पड़ेगा। इससे क्या होगा, मुद्रा पूर्ति जो होगी वो जो अर्थव्यवस्था में ज़्यादा है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी तरह अगर मुद्रा आपूर्ति अर्थव्यवस्था में कम है, उसे ज़्यादा करना है तो आरबीआई क्या करता है, बैंक दर और रेपो दर को क्या कर देता है, कम कर देता है। दोनों को क्या कर देगा, दोनों को कम कर देगा। कम करने से क्या होगा, अब जब वाणिज्यिक बैंक आरबीआई यानी कि केंद्रीय बैंक से उधार लेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, कम ब्याज देना पड़ेगा। इसी प्रकार जब जनता लोन लेने वाणिज्यिक बैंक के पास आएगी तो उसको भी कम ब्याज देना पड़ेगा वाणिज्यिक बैंक को। तो इससे क्या होगा, जनता के पास पैसे ज़्यादा आ जाएंगे क्योंकि जनता अब ज़्यादा लोन लेगी क्योंकि ब्याज कम देना पड़ रहा है। इससे समाज में क्या होगी, मुद्रा पूर्ति बढ़ जाएगी। ठीक, इतना समझ गए आप। अब देखिए इसके अलावा एक चीज़ और होती है, उसको बोलते हैं विपरीत रेपो दर, यानी कि इसे अंग्रेजी में बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट ये क्या होता है, देखिए जैसे आरबीआई जब कमर्शियल बैंक यानी कि वाणिज्यिक बैंकों के पैसों को अपने पास रखता है, उनको क्या करता है, कुछ लोन मतलब कुछ ब्याज देता है। मान लीजिए आरबीआई के पास वाणिज्यिक बैंकों ने अपना कुछ पैसा यानी कि नगद कोष क्या किया, जमा किया। तो जो पैसे इसके पास आरबीआई के पास वाणिज्यिक बैंकों ने जमा किया है तो आरबीआई क्या करेगा, उस पर कुछ उसको क्या करेगा, ब्याज देगा यानी कि पैसे देगा। तो इसी को बोलते हैं विपरीत रेपो दर। विपरीत रेपो दर का मतलब क्या है, जब वाणिज्यिक बैंक अपने नगद कोष को आरबीआई के पास जमा करते हैं तो जो वाणिज्यिक बैंक को आरबीआई जिस दर पे ब्याज देता है उसी को बोलते हैं विपरीत रेपो दर। यानी कि जो वाणिज्यिक बैंक है जब आरबीआई के पास पैसा जमा करते हैं तो वाणिज्यिक बैंक उनको एक ब्याज देता है, उसी ब्याज को क्या बोलते हैं, विपरीत रेपो दर बोलते हैं। ठीक, अब देखिए दूसरा आता है नगद आरक्षित कोष और वैधानिक तरलता अनुपात। वैधानिक तरलता अनुपात और नगद आरक्षित कोष को ही मिला के हम क्या बोलते हैं, वैधानिक कोष आवश्यकताएं। अब ये इसका मतलब क्या है, नगद आरक्षित कोष का मतलब क्या है और वैधानिक तरलता अनुपात का मतलब क्या है। देखिए मान लीजिए कोई बैंक है, उसके पास 100 रुपए हैं, ठीक, तो बैंक जो है उसे 100 रुपए को पूरा का पूरा उपयोग करने का अधिकार नहीं होता है। तो आरबीआई क्या बोलता है बैंक से कि क्या करो, तुम कुछ पैसे मेरे पास रख दो। मान लो 10 रुपए तुम मेरे पास रख दो और 20 रुपए तुम क्या करो, अपने पास रख लो। ठीक, और क्या करो, जो तुम्हारे पास 70 रुपए बच रहे हैं उसे तुम क्या करो, जनता को लोन दे दो या इसका जो भी उपयोग करना है तुम कर लो। ठीक, लेकिन मान लीजिए अगर अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति ज्यादा है, यानी कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति आवश्यकता से अधिक है, तो क्या करेगा आरबीआई, क्या करेगा, इसको जो अपने पास पैसे रखने को बोलता था वाणिज्यिक बैंक को, क्या करेगा आरबीआई, बढ़ा देगा। बोलेगा बैंक से कि तुम अब 10 रुपए मेरे पास मत रखो, अब तुम मेरे पास कितने रुपए रखो, अब तुम मेरे पास 20 रुपए रखो और तुम अपने पास भी 20 रुपए रखो। ठीक,
अब जब 20 रुपये आरबीआई क्या कर अरे जब 20 रुपये वाणिज्यिक बैंक किसको दे देगा, आरबीआई को दे देगा, और 20 रुपये अपने पास रखेगा, तो इसके पास कितने रुपए बचेंगे, 60 रुपये बचेंगे। तो 60 रुपये जब बचेंगे तो इससे क्या होगा, जनता के पास लोन कम जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो जनता है उसके पास मुद्रा आपूर्ति यानी कि अर्थव्यवस्था जो है उसमें क्या होगी, मुद्रा आपूर्ति कम हो जाएगी। इससे क्या होगा, मुद्रा आपूर्ति को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक, अब इसी से हम दो शब्दों का अर्थ निकाल सकते हैं। ठीक, जो ये नगद आरक्षित कोष है और जो वैधानिक तरलता अनुपात है, इसका मतलब क्या है। देखिए, जो नगद आरक्षित अनुपात है इसका मतलब होता है जो पैसे आरबीआई के पास वाणिज्यिक बैंक रखता है, ठीक, उसे क्या बोलते हैं, नगद आरक्षित कोष, नगद आरक्षित अनुपात बोलते हैं। और वैधानिक तरलता अनुपात किसे बोलते हैं, जो पैसे वाणिज्यिक बैंक अपने पास रखता है उसे वैधानिक तरलता अनुपात बोलते हैं। यानी कि वह पैसा जो वाणिज्यिक बैंक आरबीआई के पास रख रहा है उसे हम बोलेंगे नगद आरक्षित अनुपात। ठीक, और मान लीजिए वह पैसा जो बैंक अपने पास खुद रख रहा है उसे क्या बोलते हैं, वैधानिक तरलता अनुपात। नगद आरक्षित कोष को अंग्रेजी में CRR बोलते हैं, और इसको यानी कि वैधानिक तरलता अनुपात को SLR बोलते हैं। ठीक, SLR बोलते हैं, और इन दोनों को मिलाकर वैधानिक कोष आवश्यकता बनती है। यानी कि CRR और SLR क्या हो जाएंगे, वैधानिक कोष अनुपात। इसी को अंग्रेजी में वैधानिक कोष अनुपात को LRR बोलते हैं, यानी कि LRR। ठीक, यानी कि LLR बराबर CRR प्लस SLR। ठीक, SLR और CLR क्या बनाते हैं, मिलके LRR बनाते हैं। दूसरा आता है खुले बाजार की क्रियाएं। अब देखिए, खुले बाजार की क्रियाएं क्या हैं, इनको जान लेते हैं। देखिए, खुले बाजार की क्रियाओं का मतलब ये होता है, जो आरबीआई होता है जब उसे मुद्रा पूर्ति कम करनी रहती है अर्थव्यवस्था में, तो क्या करता है, वो प्रतिभूतियों को बेचता है। प्रतिभूति मतलब सिक्योरिटीज। वो क्या करेगा, मार्केट में सिक्योरिटी को क्या करेगा, प्रतिभूति को क्या करेगा, बेचेगा। जब प्रतिभूति को बेचेगा तो क्या होगा, जितना भी पैसा क्या रहेगा, जनता के पास रहेगा, जितना भी रुपया, और जितना रुपये भी पैसा क्या रहेगा, इसके पास, बैंक के पास रहेगा, उसमें से कुछ पैसा क्या होगा, बैंक को आरबीआई के पास चला आएगा। यानी कि जनता का भी पैसा और वाणिज्यिक बैंक का भी पैसा क्या होगा, आरबीआई के पास चला आएगा। इससे क्या होगा, जो मुद्रा आपूर्ति है अर्थव्यवस्था में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, इससे मुद्रा की पूर्ति को हम क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। यानी कि जब मुद्रा पूर्ति को कम करना होता है तो आरबीआई क्या करती है, खुले बाजार की क्रियाओं के तहत प्रतिभूतियों को बेचती है। और जब मुद्रा पूर्ति को क्या करना रहता है, अर्थव्यवस्था में बढ़ाना रहता है, तो आरबीआई क्या करती है, खुले बाजार की नीति के तहत क्या करेगी, आरबीआई खुले बाजार क्रियाओं के तहत क्या करेगी, आरबीआई प्रतिभूतियों को क्या करेगी, खरीदेगी। यानी कि अब क्या करेगी, आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से और जनता से क्या करेगी, प्रतिभूतियों को खरीदेगी। इससे क्या होगा, जनता के पास और वाणिज्यिक बैंकों के पास क्या आ जाएगी, मुद्रा आ जाएगी। यानी कि इसके पास जनता और वाणिज्यिक बैंक के पास मुद्रा और साख क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। इससे क्या होगा, जो अर्थव्यवस्था है उसमें क्या होगी, मुद्रा पूर्ति की मात्रा बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा, जो मुद्रा पूर्ति होगी वो नियंत्रित की जा सकती है। यानी कि खुले बाजार की क्रियाओं के तहत आरबीआई प्रतिभूतियों को बेचता और क्या करता है, खरीदता है। ठीक, अब दूसरा आता है गुणात्मक उपकरण। गुणात्मक उपकरण में क्या शामिल है, सीमांत आवश्यकताएं, साख की राशनिंग और नैतिक प्रभाव। अब सीमांत आवश्यकताएं क्या है, मान लीजिए अगर जनता को क्या करना है, लोन की जरूरत है, तो जब वो लोन ले ले वाणिज्यिक बैंक के पास जाएगी जनता, तो क्या करना पड़ेगा, उसे कुछ मान लीजिए गिरवी रखना पड़ रहा है। तो मान लीजिए जनता को 100 रुपये का लोन चाहिए, तो क्या कर रही है, 120 रुपये का लोन लेने के लिए कोई भी सामान अपना क्या कर रही है, बैंक के पास गिरवी रख रही है। और जो 100 और 120 के बीच अंतर है 20 रुपये का, इसे को बोलते हैं सीमांत आवश्यकता। यानी कि जो 20 रुपया है इसे को बोलेंगे सीमांत आवश्यकता। अब मान लीजिए अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति ज्यादा है, तो क्या सरकार क्या करेगी, आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई क्या करेगा, सीमांत आवश्यकताओं को बढ़ा देगा। अब सीमांत आवश्यकता को 20 से बढ़ाकर क्या कर देगा, 50 कर देगा। यानी कि अगर अब आपको 100 रुपये का लोन चाहिए तो आपको अब 120 नहीं 150 रुपये देने पड़ेंगे, और 150 रुपये का सामान गिरवी रखना पड़ेगा, किसके पास, वाणिज्यिक बैंक के पास। इससे सीमांत आवश्यकता बढ़ने से क्या हो गई, मुद्रा आपूर्ति क्या हो जाएगी, अर्थव्यवस्था में कम हो जाएगी। ठीक, और मान लीजिए सीमांत आवश्यकताएं अगर मान लीजिए आरबीआई घटाता है, मान लीजिए आरबीआई क्या करता है, सीमांत आवश्यकताएं घटा देता है। मान लीजिए आपको 100 रुपये का लोन चाहिए, तो आरबीआई क्या बोलेगा, ठीक है आप 100 रुपये का लोन चाहिए ना,
तो आप वाणिज्यिक बैंकों के पास जाइए और कितने रुपए का, अब 120 रुपए का नहीं, अब क्या करिए आप 110 रुपए का क्या करिए, कोई भी सामान अपना गिरवी रख दीजिए और क्या करिए, लोन ले लीजिए। इससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी, इससे मुद्रा की पूर्ति अर्थव्यवस्था में बढ़ जाएगी। ठीक, आपको मैं ऐसे ही गिरवी रखना समझा रहा हूँ, तो जिससे आप आसानी से समझ सकें। ठीक, अब दूसरा आता है साख राशनिंग। अब साख राशनिंग क्या होगा, देखिए जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति ज़्यादा होती है तो जो आरबीआई होता है वो क्या करता है, कुछ ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करता है जिनको क्या करता है, आरबीआई क्या बोलता है वाणिज्यिक बैंकों से कि इनको साख ना दिया जाए। मान लीजिए अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति ज़्यादा है, अब उसको मुद्रा पूर्ति किसको, आरबीआई को मुद्रा पूर्ति कम करनी है, तो क्या कहेगा ये आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से कि तुम कृषि क्षेत्र में लोन दो, लेकिन जब तुम्हारे पास अगर कोई मान लो वाणिज्यिक क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति आता है, मान लीजिए तुम्हारे पास कोई बहुत बड़ा व्यापारी आता है, रियल एस्टेट का कारोबारी आता है, तो उसे तुम क्या करो, उसको लोन मत दो। यानी कि इसमें क्या करती है, साख राशनिंग करती है, यानी कि किसी एक विशेष क्षेत्र को क्या करती है, साख देने से मना करती है, या किसी एक विशेष क्षेत्र में खास साख देने को क्या करती है, प्रोत्साहित करती है। अब नैतिक प्रभाव क्या होता है, वाणिज्यिक बैंक कुछ बैंकों के ऊपर नैतिक प्रभाव बनाता है, मतलब बैंक पत्रों के जगह से, वार्ताओं के माध्यम से कि आप क्या करिए, वाणिज्यिक मतलब लोन कम दीजिए। ठीक, इससे भी क्या होगा, जब ये नैतिक प्रभाव बनाएगा वाणिज्यिक बैंकों के ऊपर तो जनता में, अर्थव्यवस्था में मौद्रिक आपूर्ति कम हो जाएगी। ठीक, और मान लीजिए कि मौद्रिक आपूर्ति बढ़ाना है तो क्या नैतिक प्रभाव के तहत क्या कहेगा, वाणिज्यिक बैंकों से वार्ता पत्रों की जगह या पत्रों के माध्यम से ये बोलेगा कि आप सभी क्या करिए, जनता को लोन ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। ठीक, इसी के साथ क्या होता है, ये आपका साख नियंत्रण के जितने भी उपकरण थे समाप्त होते हैं। इसी के साथ आप सब पढ़ते रहिए, आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ लो।